नमस्कार दोस्तों, प्रशिक्षा लैब 24 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन को हल करवाएंगे। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें सभी न्यूमेरिकल से रिलेटेड और उसके आसपास एरिया को कवर करते हुए हम लोग इसको हल करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, उस परिपथ के शक्ति गुणांक की प्रकृति क्या है जिसकी बोधताओं और धारा तरंग रूपों को नीचे आरेख में दर्शाया गया है। अब इसकी हमें प्रकृति बताना है, यानी कि इसका फेज डिस्प्लेसमेंट क्या है, या ये कह सकते हैं इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, ये इसकी नेचर क्या है। अब देखिए, जैसे ये वेव फार्म है, वेव फार्म अल्टरनेटिंग वेव फार्म जो होता है यह जीरो से स्टार्ट हो रही है। जैसे देखिए, ये जीरो से स्टार्ट हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रही है, मैक्सिमम के बाद फिर जीरो पे आ रही है। अब यह जीरो से इंक्रीज कर रही है और इस वेव फार्म की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए यह जीरो से न स्टार्ट होकर के यह थोड़ा सा डिले होकर के स्टार्ट हो रही है। यह वेव फार्म थोड़ा सा डिले होकर के स्टार्ट हो रही है। अब इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसमें देखिए जैसे ये टाइम है, ये टाइम है। अगर मान लीजिए जो जीरो से स्टार्ट हो रही है तो हम इसे एक्स लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए वोल्टेज किस पर है, ये जीरो पर है, इसलिए हम इसको वोल्टेज को यहाँ रखेंगे। और अगर मान लीजिए करंट भी अगर जीरो से स्टार्ट होती तो इसको भी हम जो है इसी लाइन पर जो है हम रखते हैं, जहाँ पर वी रखे हैं उसी प्लेस पर हम आई भी रखते हैं। अब करंट की अगर हम एक्चुअल में करंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर करंट जो है यह जीरो पर है, तो यह जीरो के बजाय थोड़ा सा डिले होकर के वहाँ पर जीरो पहुँच रही है। अगर मैक्सिमम की बात करें, वोल्टेज जो है मैक्सिमम वैल्यू को पहले अटेंड करेगा और करंट जो है मैक्सिमम वैल्यू को थोड़ा सा डिले होकर के अटेंड करेगा। अगर जो लैगिंग वेव फॉर्म होती है उसको हम उसके एक्स लाइन के नीचे की तरफ शो करते हैं। और अगर वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज जीरो पर है, इसलिए इसको हम वी पर रखेंगे। और इसके बीच का जो एंगल होता है उसी को हम पावर फैक्टर एंगल बोलेंगे। और इसका जो एंगल है इसी को हम फेज डिफरेंस भी बोलते हैं। अब देखिए, अब इसको हम कैसे पता लगेगा कि यह है लीडिंग में है या लैगिंग में है। अब देखिए, ये करंट है और यहाँ पर वोल्टेज है। अब हम इसमें इसको एंटी क्लॉकवाइज में हम इसको रोटेट करेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे। जो वेव फार्म है जिसके आगे होगी उसी के रिस्पेक्ट में वह लीडिंग होगी, और जो वेव फार्म उसके पीछे होगी वह लैगिंग होगी। अगर हम करंट की बात करें, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में यह आई जो है लैगिंग में है। अगर करंट के रिस्पेक्ट में बात करें, वोल्टेज लीड में है। करंट के अगर रिस्पेक्ट में बात करें, करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज लीडिंग में है, इसमें है लीडिंग में है। ठीक इसी तरीके हम लोग वेव फॉर्म को देखेंगे। अब यहाँ देखिए, वोल्टेज जीरो ये मैक्सिमम वैल्यू को पहले अटेंड कर रहा है, करंट मैक्सिमम वैल्यू को थोड़ा सा डिले होकर के अटेंड कर रहा है, इसलिए इस वेव फॉर्म की नेचर लैगिंग कंडीशन में है। इसका जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर इसका सी होगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन के लिए देखा जाए तो हाँ, इसमें क्या है कि देखिए, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग शेडेड सिस्टम में वस्तु पर कितना प्रकाश आता है। अब देखिए, अगर सेमी डायरेक्ट लाइटिंग की बात किया जाए, सेमी डायरेक्ट यानी कि जो प्रकाश पड़ने वाला है उसकी जो वैल्यू है 60 से 90% डाउनवर्ड में होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट में 60 से 90% तक के वो ऑब्जेक्ट पर वो रोशनी आएगी, और नियरली 10 to 40 10 से 40% जो है अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और अगर इसमें जो है इसका सारा सिस्टम अगर देखें तो, अगर सभी देखें तो डायरेक्ट लाइटनिंग में 90% डाउनवर्ड में होगा और 10% ऊपर की तरफ लाइट पड़ता है, यानी कि 90% ऑब्जेक्ट पर और 10% अन्य दिशाओं में फैल जाता है। और इनडायरेक्ट की अगर बात करें, इनडायरेक्ट सिस्टम में प्रकाश जो है 90% अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, और 10% जो है 10% डाउन या ऑब्जेक्ट की तरफ आता है। और अगर सेमी डायरेक्ट की बात करें, अगर हम सेमी डायरेक्ट की बात करते हैं, सेमी डायरेक्ट में जो लाइट है 60 से 90% 60 से 90%
यह डाउनवर्ड में होगा और बाकी इस 10 to 40% ये है अपवर्ड में होगा। और सेमी इनडायरेक्ट की बात करें, सेमी इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो 60 से 90% तक की जो है लाइट अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ जो है भेज दी जाती है और बाकी 10 से 40% डाउनवर्ड की तरफ रहेगा, 10 से 40% डाउनवर्ड की तरफ होगा। ये इसका स्कीम है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में वस्तु पर कितना प्रकाश आता है, यानी कि डाउनवर्ड की बात किया जा रहा है, डाउनवर्ड में कितना प्रकाश आ रहा है उसकी अगर बात करें तो 60 से 90% यह है इसमें आएगा। यानी कि इसका ऑप्शन जो है 4 होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि जावक्री तरंग के प्रत्यावर्तन का चक्रण मान क्या होगा। जावक्री तरंग के प्रत्यावर्तन का चक्रण मान क्या है। अब देखिए चक्रण मान क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई साइन वेव वेवफॉर्म है, साइन वेव वेवफॉर्म की अगर बात करें, देखिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, फिर यहाँ पर जीरो को अटेंड कर रहा है। अगर यह कह सकते हैं पहले यह पॉजिटिव में जा रहा है, फिर यहाँ से निगेटिव में आ रहा है। अब इसका सही डेफिनेशन क्या होता है, जब कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी या जब कोई अल्टरनेटिंग राशि पॉजिटिव साइकिल से नेगेटिव साइकिल जितने डिग्री के बाद वह रिवर्स होती है या उसका चेंज होता है डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव से निगेटिव, ये निगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव पोलरिटी में वो एंटर करता है, उस एंगल या उस डिग्री को हम फेज या ज्यावक्री प्रत्यावर्तन, जावक्री तरंग के प्रत्यावर्तन का चक्रण मान कहते हैं। तो देखिए यहाँ 0 है, 0 से लेकर के यहाँ तक ये पॉजिटिव एरिया है, पॉजिटिव एरिया यहाँ 180 डिग्री पर यह रिवर्स हो रहा है, यानी कि 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री तक की यह पॉजिटिव वैल्यू है और 180 से 360 तक के यह निगेटिव एरिया है, यानी कि 180 के बाद इसका रिवर्स हो रहा है। इसलिए इसमें इसका जो आंसर होगा 180 डिग्री पर रिवर्स हो जाता है, इसका चक्रण की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो इसका आंसर सही होगा ये 4 वैल्यू। चलिए अगला देखिए। अब यहाँ यदि 1800 मीटर लंबे तार L1 बराबर 1800 मीटर, L1 बराबर 1800 मीटर है और R1 बराबर है 90 ओम है और L2 बराबर 300 ओम है, तो R2 की वैल्यू क्या होगी। R2 की वैल्यू यहाँ पर पूछी जा रही है। इसको हल करने का जो तरीका है, देखिए ये जो फार्मूला है, एक फार्मूला है R इक्वल टू होता है रो L अपान A। इस फार्मूले से हम R के प्रोपोर्शनल में L है, R प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं L है, तो इसको हम ये भी कर सकते हैं, इस फार्मूले को इस तरीके कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरीके कर सकते हैं। देखिए R2 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू L2 डिवाइड बाई L1। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, सीधे R2 की वैल्यू आ जाएगी। R2 हमें पता नहीं है, R1 की वैल्यू कितना है, R1 की वैल्यू है 90 ओम इक्वल टू L2 की वैल्यू कितना है 300 और L1 की वैल्यू कितना है 1800। ये ये 20 हो गया, ये कट गया 15 ओम, इसकी वैल्यू आएगी 15 ओम। तो इसका सही ऑप्शन जो है ये 2 वाला है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि लाइन वोल्टेज 252 वोल्ट है, यदि लाइन वोल्टेज 252 वोल्ट और लाइन धारा 6 एम्पियर त्रिकोण योजित डेल्टा कनेक्टेड थ्री कला यानी कि 3 फेज प्रणाली में कला वोल्टता क्या होगी, यानी कि फेज वोल्टेज पूछा रहा है। मान लीजिए देखिए जैसे कोई कनेक्शन है डेल्टा कनेक्टेड लाइन, अब यहाँ पर लाइन वोल्टेज कितना है, वीर इक्वल टू 252 है, 252 वोल्ट है। अब यहाँ पर लाइन टू लाइन वोल्टेज 252 वोल्ट है और यहाँ पर फेज वोल्टेज पूछा जा रहा है, यहाँ पर फेज वोल्टेज देखिए इसमें क्या है कि फेज वोल्टेज मतलब होता है ये कॉइल है, इस कॉइल के 1 एंड और सेकंड एंड के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम फेज वोल्टेज बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वीपी या फेज वोल्टेज बोलेंगे। अब लाइन टू लाइन मतलब
दो लाइन के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे। अब डेल्टा कनेक्शन है तो देखेंगे यहाँ पर जो वोल्टेज दिया जा रहा है और वही वोल्टेज यहाँ पर भी है, इसलिए वी पी इक्वल टू हम वी एल भी इसको हम बोल सकते हैं, वी पी इक्वल टू वी एल बोल सकते हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा, यानी कि दोनों वोल्टेज, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन में इक्वल होता है, इसलिए 252, इसका आंसर होगा 252। ठीक, आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। बस इसी के साथ में आप लोग देखने के लिए धन्यवाद।